साल 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और दुनिया में एक अजीब सी उथल-पुथल है। कई भारतीय राष्ट्रवादियों को लगता है कि ये ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाने का एक सुनहरा मौका है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर उत्तरी अमेरिका में थीं। हमारे हाथ द गदर मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड ग्लोबल रेजिस्टेंस किताब के कुछ अंश लगे हैं। आज की इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये गदर आंदोलन था क्या, इसे किसने शुरू किया और क्यों भारत से इतनी दूर बसे ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गए। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। ये गदर क्रांतिकारी थे कौन और वे उत्तरी अमेरिका में कर क्या रहे थे? देखिए, ये मुख्य रूप से पंजाबी अप्रवासी थे जो 1904 के आसपास से आप कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बस रहे थे। वेस्ट कोस्ट मतलब कनाडा और अमेरिका। हाँ, कनाडा और अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन जैसे राज्य, और इनमें भी ज्यादातर पंजाब के जालंधर और होशियारपुर जैसे इलाकों के किसान थे। अच्छा, किसान। हाँ, कई कर्ज में डूबे थे, बेहतर जिंदगी की तलाश में थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई ब्रिटिश भारतीय सेना में भी काम कर चुके थे। ओह, तो उन्हें बाहर की दुनिया का अनुभव था। बिल्कुल, इसी वजह से उनमें विदेश जाने का आत्मविश्वास और साधन दोनों थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्यों हो गए? आखिर वे तो बेहतर अवसरों की तलाश में वहां गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक के तौर पर। यही तो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उनकी जो वफादारी थी ना, वो बहुत जल्दी टूट गई। क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, वहां की स्थानीय गोरी आबादी और जो मजदूर संघ थे, उनका रवैया इनके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था। उन्हें हिंदू कहकर बुलाया जाता था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, और उन्हें नौकरियों के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता था। ओके, और दूसरा कारण? दूसरा ये कि अमेरिका और कनाडा के आप्रवासन कानून लगातार सख्त होते जा रहे थे और उनका निशाना सीधे सीधे भारतीय, खासकर एशियाई आप्रवासी थे। और तीसरा, और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत के ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद इन भेदभावपूर्ण कानूनों का समर्थन कर रहे थे। क्या मतलब जिस सरकार के वे नागरिक थे, वही सरकार विदेश में उनके साथ हो रहे भेदभाव में भागीदार थी? बिल्कुल, यही तो दोगलापन था। तारकनाथ दास, जो एक भारतीय छात्र थे और शुरुआती नेताओं में से एक, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मजदूरों को फिजी जैसी जगहों पर तो जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि वहां गन्ने के बागानों में सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। अच्छा। लेकिन उत्तरी अमेरिका जाने से रोकती थी। उन्हें डर था कि यहाँ आकर ये लोग स्वतंत्रता, समानता और आजादी के पश्चिमी विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसी भेदभाव ने उन्हें एहसास दिलाया कि जब तक भारत गुलाम है, दुनिया में कहीं भी उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। सही पकड़ा आपने। यही वो एहसास था जिसने गुस्से को जन्म दिया। तो इस गुस्से और असंतोष ने एक संगठित आंदोलन का रूप कैसे लेना शुरू किया? क्या ये अचानक हुआ या धीरे धीरे चिंगारियां सुलग रही थी? नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। पहली हलचल 1907 में दिखी, जब रामनाथ पुरी नाम के एक राजनीतिक निर्वासित ने सर्कुलर आजाद निकाला। सर्कुलर आजाद? हाँ, जिसमें उन्होंने भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। फिर तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान और जीडी कुमार ने गुरुमुखी में स्वदेशी सेवक नाम का अखबार शुरू किया। मतलब छोटे छोटे प्रकाशन शुरू हो गए थे। हाँ, और ये सिर्फ प्रकाशन नहीं थे। इन्होंने पहली बार लोगों को राजनीतिक रूप से जोड़ना शुरू किया। स्वदेशी सेवक में तो भारतीय सैनिकों से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का खुला आह्वान भी किया गया था। लेकिन सिर्फ लिखने से तो काम नहीं चलता होगा, लोग आपस में मिलते कैसे थे? सही सवाल है। तो 1910 तक दास और कुमार ने सियाटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। यूनाइटेड इंडिया हाउस? हाँ, ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर था जहां वे हर हफ्ते भारतीय मजदूरों को लेक्चर देते थे, उनमें राजनीतिक चेतना जगाते थे। इसी बीच भगवान सिंह नाम के एक सिख पुजारी ने वैंकूवर में इतना जोरदार प्रचार किया कि उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश शासन को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की बात की। ओहो! उनके भाषण इतने असरदार थे कि कनाडाई सरकार घबरा गई और सिर्फ 3 महीने में ही उन्हें देश से निकाल दिया गया। तो अब लोगों को समझ आ गया था कि याचिकाओं से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, एक केंद्रीय संगठन और एक बड़े नेता की जरूरत महसूस हो रही थी। और वो नेता उन्हें मिले लाला हरदयाल के रूप में। हाँ, हरदयाल भारत से निर्वासित थे और 1911 से अमेरिका में थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में उन्हें अप्रवासियों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर क्या बदला?
दिसंबर 1912 में दिल्ली में वाइसरॉय पर जो बम हमला हुआ, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग पर। उस खबर ने उनका नजरिया बदल दिया। उन्हें लगा कि क्रांति की भावना अभी भी जिंदा है। और यहीं से पार्टी का औपचारिक जन्म हुआ। सही। हरदयाल ने इन बिखरे हुए समूहों को एक साथ लाने का बीड़ा उठाया। मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदी एसोसिएशन? हाँ, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ा। बाबा सोहन सिंह भकना अध्यक्ष चुने गए, लाला हरदयाल महासचिव और पंडित कांचीराम मरोली कोषाध्यक्ष बने। और यहीं पर गदर अखबार का फैसला हुआ होगा। बिल्कुल, 2 बड़े फैसले हुए। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से मुख्यालय बनेगा और गदर नाम का एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया जाएगा। गदर अखबार, सिर्फ नाम ही इतना शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये आंदोलन का दिल और दिमाग दोनों था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह एक हथियार था। इसके मास्टरहेड पर साफ साफ लिखा होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। अरे वाह! और हर अंक के पहले पन्ने पर एक स्थायी कॉलम होता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ये क्या था? इसमें किस तरह की बातें होती थीं? आप कल्पना कीजिए, उस समय जब जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, किसी को हर हफ्ते 14 सूत्री आरोप पत्र मिल रहा हो जो सीधे सीधे उनकी जिंदगी की समस्याओं को ब्रिटिश राज से जोड़ता हो। मतलब सीधी बात। हाँ, सीधी बात। इसमें भारत से धन की निकासी, जमीन पर भारी लगान, बार बार पड़ने वाले अकाल, सेना पर बेहिसाब खर्च और सबसे अहम, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने वाली बांटो और राज करो की नीति जैसे मुद्दे शामिल थे। तो इसने एक जटिल राष्ट्रवादी आलोचना को आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया। ठीक यही। अखबार की भाषा बहुत सीधी, सरल और जोशीली होती थी। और ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। कहाँ-कहाँ पहुंचा ये? फिलीपींस, हांगकांग, चीन, सिंगापुर और यहाँ तक कि मलाया और बर्मा में तैनात भारतीय रेजिमेंटों तक पहुंचा। बाप रे! लोग इसे पढ़ने के लिए समूह में बैठते थे। एक व्यक्ति पढ़ता था और बाकी सुनते थे। फिर उस पर चर्चा होती थी। इसकी कविताएं, जो बाद में गदर की गूंज नाम से छापी गईं, लोगों को जुबानी याद हो जाती थीं। कोई उदाहरण है? हाँ, एक कविता की कुछ पंक्तियां थी। हमें न पंडित चाहिए न मुल्ला चाहिए, हमें न प्रार्थना चाहिए न मंत्र चाहिए, ये तो हमारी नाव डुबो देंगे। तलवार खींचो, अब लड़ने का समय है। ये तो सीधे सीधे स्थापित धर्म और राजनीति को चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। इसने पंजाबियों की उस छवि को तोड़ दिया जिसे ब्रिटिशों ने वफादार सैनिक के रूप में गढ़ा था, और उसे एक विद्रोही की नई पहचान दी। तो एक तरफ ये संगठन मजबूत हो रहा था, उनका अखबार आग की तरफ फैल रहा था, लेकिन फिर 1914 में कहानी में कुछ बड़े मोड़ आए। 3 बड़ी घटनाएं हुईं। हाँ, और इन घटनाओं ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी, उसे एक नए और कहीं ज्यादा विस्फोटक चरण में धकेल दिया। पहली घटना क्या थी? पहली थी मार्च 1914 में लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ब्रिटिश सरकार के दबाव में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और फिर? उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उन्होंने जमानत तोड़कर स्विट्जरलैंड भागने का फैसला किया। इससे आंदोलन को एक झटका लगा। उनका सबसे बड़ा वैचारिक नेता मैदान से बाहर हो गया। और दूसरी घटना तो बहुत ही दुखद थी, कोमागाटा मारू जहाज का प्रकरण। हाँ, वो बहुत ही नाटकीय और दिल दहला देने वाला प्रकरण था। गुरदित सिंह नाम के एक भारतीय ठेकेदार ने एक जापानी जहाज कोमागाटा मारू किराए पर लिया था। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद कनाडा के उस भेदभावपूर्ण कानून को सीधे सीधे चुनौती देना था, जो कहता था कि केवल सीधे सफर करके आने वाले प्रवासियों को ही देश में प्रवेश मिलेगा। और मजाक ये था कि भारत से कनाडा के लिए कोई सीधी शिपिंग लाइन थी ही नहीं। तो जब जहाज वैंकूवर पहुंचा तब क्या हुआ? उसे बंदरगाह में घुसने ही नहीं दिया गया। 2 महीने तक 376 यात्री समुद्र में फंसे रहे। 2 महीने? हाँ, अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी ने यात्रियों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया, पैसे इकट्ठे किए, प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में जहाज को जबरदस्ती कनाडाई सीमा से बाहर धकेल दिया गया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब जहाज भारत वापस आया तब तो हालात और भी बदतर हो गए। हाँ, जब तक जहाज जापान पहुंचा, पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी यात्री कलकत्ता पहुंचने से पहले जहाज से नहीं उतरेगा। और कलकत्ता में क्या हुआ? जब जहाज कलकत्ता के पास बजबज पहुंचा, तो यात्रियों को जबरदस्ती एक स्पेशल ट्रेन में बिठाकर पंजाब भेजने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल।
इसने दुनिया भर के भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत की आग को और भड़का दिया। और फिर तीसरी और सबसे अहम घटना हुई, पहले विश्व युद्ध का ऐलान। हाँ, गदर क्रांतिकारियों के लिए ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला क्षण था। उन्होंने इसे ब्रिटेन की मुश्किल हमारा अवसर के रूप में देखा और ऐलाने जंग जारी कर दिया। सही। गदर अखबार के पन्ने भारत लौटने के आह्वान से भर गए। हजारों की संख्या में क्रांतिकारी अपनी नौकरियां, जमीनें, सब कुछ बेचकर भारत लौटने लगे, ताकि वहां जाकर एक सशस्त्र विद्रोह खड़ा कर सके। हाँ, यही उनका लक्ष्य था। तो क्या वे भारत में विद्रोह करने में सफल हुए? क्या हजारों क्रांतिकारियों का भारत लौटना रंग लाया? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। और यहीं इस कहानी का सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, हजारों लोग 7 समंदर पार से अपनी जान जोखिम में डालकर भारत पहुंचे, लेकिन यहाँ जमीन पर माहौल बिल्कुल अलग था। मतलब उन्हें समर्थन नहीं मिला? हाँ, उन्हें समर्थन की उम्मीद थी, पर कई जगहों पर उन्हें संदेह और विरोध का सामना करना पड़ा। और भारत सरकार पहले से तैयार थी। उन्होंने भारत में प्रवेश अध्यादेश जैसा एक कठोर कानून लागू कर दिया था, जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। बिल्कुल। तो उनका स्वागत जेल की सलाखों से हुआ। लगभग 8000 अप्रवासी भारत लौटे, जिनमें से कईयों को आते ही गिरफ्तार कर लिया गया या उनके गांवों में नजरबंद कर दिया गया। और जो बच गए? करतार सिंह सराभा जैसे जो युवा नेता बचकर पंजाब पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने पाया कि पंजाब 1914 में उस तरह से विद्रोह के लिए तैयार नहीं था जैसा उन्होंने अमेरिका में बैठकर सोचा था। उन्हें स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ, उन्हें चीफ खालसा दीवान जैसे वफादार समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो उन्हें पतित सिख और अपराधी कहकर उनकी निंदा करते थे। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया? निराश होकर उन्होंने अपना ध्यान सेना में विद्रोह भड़काने पर केंद्रित किया। उन्होंने सोचा कि अगर जनता साथ नहीं दे रही तो शायद भारतीय सैनिक दे दें। और इसमें रास बिहारी बोस भी शामिल हुए हैं ना? हाँ, फरवरी 1915 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक और ज्यादा संगठित प्रयास की योजना बनाई गई। विद्रोह की तारीख 21 फरवरी तय की गई, लेकिन सरकार को पता चल गया। हाँ, उनका खुफिया नेटवर्क बहुत मजबूत था। एक मुखबिर ने सारी योजना लीक कर दी। तो विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? हाँ, विद्रोह शुरू होने से पहले ही देश भर में, खासकर पंजाब की छावनियों में छापे मारे गए और सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया गया। ये एक झटके में पूरे आंदोलन की कमर तोड़ने जैसा था। और इसका नतीजा? नतीजा बहुत भयानक था। 42 लोगों को मौत की सजा दी गई और 200 को लंबी कैद हुई। कई को अंडमान की सेल्युलर जेल भेजा गया। एक तरह से पंजाब की राष्ट्रवादी नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी का सफाया हो गया। तो क्या हम इस आंदोलन को पूरी तरह से असफल मान लें? अगर तत्काल लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह था और वो इतनी बुरी तरह कुचला गया, तो क्या ये एक विफलता थी? अगर हम सिर्फ तत्काल लक्ष्य के पैमाने पर देखें तो हाँ, ये एक शानदार विफलता थी। लेकिन इतिहास को सिर्फ जीत हार में देखना सही नहीं है। तो इसका महत्व क्या था? अगर हम राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने, प्रतिरोध की एक स्थायी परंपरा बनाने और नई विचारधाराओं के प्रसार के पैमाने पर देखें तो यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी विफलता भी इसकी विरासत का एक अहम हिस्सा है। तो फिर इसकी ठोस उपलब्धियां क्या थीं, जिन्हें हम आज भी याद कर सकते हैं? इसकी 3 मुख्य और स्थायी उपलब्धियां थीं। पहली, विचारधारा का प्रसार। उन्होंने उपनिवेशवाद की एक शक्तिशाली और सरल आलोचना को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ये समझ पैदा की कि भारत की गरीबी कोई दैवीय आपदा नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन का सीधा परिणाम है। दूसरी, उन्होंने ऐसे प्रेरित राष्ट्रवादियों का एक कैडर तैयार किया जो आगे चलकर पंजाब में राष्ट्रीय, वामपंथी और किसान आंदोलनों की रीढ़ बने। और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी इनसे प्रेरित थे? बिल्कुल। और तीसरी, और शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उनकी मजबूत धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता? हाँ, उनके ज्यादातर अनुयायी सिख थे, लेकिन आंदोलन का दृष्टिकोण शुरू से अंत तक मजबूती से धर्मनिरपेक्ष था। धर्म को वे एक निजी मामला मानते थे। उन्होंने लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस जैसे गैर सिख नेताओं को खुले दिल से अपना नेता स्वीकार किया। अच्छा। उनका नारा वंदे मातरम था, न कि कोई धार्मिक अभिवादन। जैसा कि बाद में बाबा सोहन सिंह भकना ने कहा, हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। और अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो जाहिर है कि तैयारी में कोई बड़ी चूक हुई होगी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी शायद उनका रोमांटिक आशावाद था। उन्होंने आंदोलन की तैयारी के स्तर का गलत आकलन किया।
मतलब उन्होंने ये मान लिया कि जिस तरह विदेशों में रहने वाले भारतीय नस्लीय भेदभाव के कारण क्रांति के लिए उबल रहे हैं, उसी तरह भारत की आम जनता भी तुरंत विद्रोह के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की ताकत को बहुत कम आंका और इस गलती की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत भारी कीमत। तो कुल मिलाकर गदर आंदोलन एक साहसी, धर्मनिरपेक्ष और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला प्रयास था, जो भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में बुरी तरह विफल रहा, लेकिन उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी और प्रतिरोध की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत के अंत में एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली बात कही गई है। जरा सोचिए, अगर गदर आंदोलन को इतनी बेरहमी से कुचला नहीं गया होता और उसका नेतृत्व बचा रहता, तो पंजाब की राजनीति का स्वरूप क्या होता? क्या गदर क्रांतिकारियों की मजबूत धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, जो धर्म को राजनीति से अलग रखती थी, बाद के वर्षों में बढ़ने वाली सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोक पाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना में ही खोजा जा सकता है।